जैन साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि लक्ष्य बैच लेके आ रहे हैं हम यूपी टीटी 2026 के लिए। यदि आपने पेपर 2 में एसएसटी लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि लक्ष्य बैच एसएसटी पेपर 2 जो एसएसटी है उसी पे आधारित है। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, आपके साथ यूपीएससीईआरटी की किताबों को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, विस्तार से डिटेल में जानेंगे जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम लोग यूपीएससीईआरटी क्लास 6 के भूगोल को पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज दूसरा क्लास है। आइए देखते हैं आज का क्लास। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम लोगों ने पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है, आज पार्ट 2 है। दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसके महत्वपूर्ण टॉपिक को हम देखते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमें ये बात जाननी होगी कि जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। देखिए, कृत्रिम उपग्रह और प्राकृतिक उपग्रह दोनों में अंतर है। तो जो चंद्रमा है ना, वो हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का परिक्रमा करती है, उसी तरह चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी का परिक्रमा करता है। और इसके साथ ही साथ चंद्रमा जो है वो सूर्य का भी परिक्रमा करता है। इस बात को ध्यान रखना है। बात समझ में आ रहा है। चंद्रमा जो है ना, उसमें अपना कोई प्रकाश नहीं होता, तो फिर ये प्रकाशित कैसे होता है? तो मेरे भाई, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। बात क्लियर हो रहा है। देखिए, जैसे सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पे आने में कितना समय लगता है, उस पे हम लोगों ने कल चर्चा किया था। आज हम लोग ये समझेंगे कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी पर लगभग 1 मिनट 25 सेकंड में पहुंचता है, और इसी प्रकाश को मून लाइट कहते हैं, यानी चांदनी रात कहते हैं। मेरे भाई ध्यान रखिएगा। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ये बहुत ध्यान रखना है आपको कि पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण रात के आकाश में यह सबसे बड़ा और चमकीला हमें दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है, तो पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग गुरुत्वाकर्षण बल होता है चंद्रमा पे। ये बात आप ध्यान से समझिए। देखिए, आप पृथ्वी पर जहां खड़े हैं वहां से एक छलांग लगाइए। जितनी ऊंचाई छलांग आप अपने एक बार में लगाई गई है, उसकी 6 गुना ऊंची छलांग आप चंद्रमा पर एक बार में लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग गुरुत्वाकर्षण बल होता है। कहाँ पे? चांद पे। बात समझ में आ रहा है। देखिए, चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। परंतु इस अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाती है। इसलिए पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान के ऊपर आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट का समय लगता है। इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर यानी परिक्रमण पूरा करता है, और इसी कारण हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे चंद्रमा की कलाएं, कि चंद्रमा की कलाएं क्या हैं और क्या होती हैं। देखिए, अब चूंकि किताब में है तो इन सबको भी पढ़ना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा इसको हम समझते चलते हैं। देखिए, इसमें दो मुख्य बातें बता रहा है आपको। पहली बात तो ये बता रहा है कि जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है, यानी जिस रात में चंद्रमा पूरी तरह से गोल दिखाई देता है, उस रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। और जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, उस रात को हम अमावस्या कहते हैं।
यानी जब चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई दे हमें तो उस रात को पूर्णिमा कहा जाता है, और जिस रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता उस रात को हम अमावस्या कहते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए, इस बात को भी साथ में समझते चलिए कि एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है, और चंद्रमा के आकार में परिवर्तन जो आने वाले इस बदलाव को, जो चंद्रमा के आकार में जो परिवर्तन आते रहते हैं, कभी बड़ा कभी छोटा, हाँ, इस तरह से जो परिवर्तन आते रहते हैं उन्हें ही हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। बात क्लियर हो रहा है? चलिए देखिए, अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा के बढ़ते पखवाड़े को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, और पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चंद्रमा के पखवाड़े को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। ठीक है ना? देखिए, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को जो समय लगता है ना, 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट का समय लगता है, और इसी अवधि को ही हम चांद्रमास कहते हैं। ठीक है ना? इसी अवधि को क्या कहते हैं? चंद्रमास कहते हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे जानना बहुत बहुत जरूरी है। पहला बात यह है कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे और कहाँ के थे? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले सोवियत संघ जो वर्तमान में रूस है, पहले रूस जो सोवियत संघ कहलाता था, वहाँ के एक व्यक्ति हुए यूरिन गागरिन। वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की, और कब की? 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। मेरे भाई, तो बात ध्यान रखिएगा, 12 अप्रैल 1961 को रूस के एक वैज्ञानिक थे यूरी गागरिन, और उन्होंने वोस्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से यात्रा की थी। ठीक है ना? देखिए, रॉकेट की सहायता से मनुष्य चंद्रमा पर भी पहुंच चुका है। 29 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा। ठीक है ना? और इस यान से जाने वाले वो पहले व्यक्ति कौन थे? तो मेरे भाई, उन व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। उनके साथ कुछ और लोग भी थे। अन्य सहयात्री कौन कौन थे? तो एक थे एडविन एल्ड्रिन, ठीक है ना, एवं माइकल कॉलिंस। ये 2 लोग जो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ उनके सहयात्री बन के गए थे। तो आपसे पूछा जाए कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद वो दूसरे व्यक्ति कौन थे जो चंद्रमा पे गए थे? तो एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। ध्यान रखिएगा। ठीक है? इसी के साथ अगर हम बात करें कि ये तो रहे आपके विश्व के पहले व्यक्ति जो चंद्रमा की यात्रा की। अब अगर हम बात करें कि भारत के वो पहले व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा, भारत के, तो देखिए, भारत के वायुसेना के पूर्व पायलट थे, नाम था राकेश शर्मा। और राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे, और उन्होंने 2 अप्रैल 1984 को, कब मेरे भाई? 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की। किससे मेरे भाई? सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की। नाम था राकेश शर्मा, और यह भारतीय वायुसेना के पायलट थे। तो भारत का वो पहला व्यक्ति जो चंद्रमा पे कदम रखता है, सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान था सोयूज T-11, और उनसे उन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की 2 अप्रैल 1984 को। बात ध्यान रखिएगा। ठीक है? देखिए, आपकी किताब में यहाँ यह भी बताया गया है कि जिन वस्तुओं के आर पार प्रकाश न जा सके उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है? अब सूर्य ग्रहण कैसे होता है इसको समझिए। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब यह स्थिति सिजगी कहलाती है, और यह 2 प्रकार की होती है। एक होती है युति एवं दूसरी होती है वियुति। ठीक है ना? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युति कहते हैं, और यह अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है ना? फिर चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं मेरे भाई? तो इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है
तो उस स्थिति को वियुति कहते हैं और यह पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अब हम समझते हैं कि पृथ्वी के बारे में कि हर रोज हर अमावस्या को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता है। तो इसके बारे में ये जानना जरूरी है कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी है मेरे भाई? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी की कक्षा तल से 5 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना। चंद्रमा का जो कक्षातल है वो पृथ्वी के कक्षातल से लगभग 5 डिग्री का कोण बनाता है। इस कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय चंद्रमा 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 28.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य दिखाई देता है, ठीक है। इस कारण हर अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती, ठीक है ना। क्या होती है? चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती और यही कारण है कि हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। इसी प्रकार हर पूर्णिमा को भी पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ती, अतः हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। तो ये बातें आप समझ लीजिए, ठीक है। अब आगे अभ्यास प्रश्न है। ये पाठ आज यही समाप्त हो गया। चलिए अगले पाठ को हम देखते हैं, अगले पाठ को समझते हैं। आइए, आपका पाठ नंबर 3 है, जिसमें ग्लोब, अक्षांश और हम देशांतर को समझने वाले हैं। देखिए मेरे भाई, यूपी टेट के लिए यही महत्वपूर्ण है। जो यूपी की एससीईआरटी की किताबें हैं, आप उनको बहुत विस्तार से पढ़ लीजिए, एक एक चैप्टर पढ़ लीजिए, महत्वपूर्ण बातों को याद रखिए। आपका निश्चित रूप से एसएसटी में 55+ नंबर आएगा, मेरा गारंटी है आपके लिए। 55+ से कम नंबर अगर एसएसटी में आता है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि सर आपने कहा और ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। बस शर्त इतनी सी है कि आप ईमानदारी से पढ़ते रहें, निश्चित रूप से आप 55+ नंबर लाएंगे। सिर्फ एसएसटी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी देखिए, अब हम ग्लोब और अक्षांश को समझेंगे। देखिए, अक्षांश और देशांतर को हम ग्लोब पर समझने के लिए सबसे पहले जो जरूरी है, हमको 2 महत्वपूर्ण बातों को समझना जरूरी होता है। देखिए क्या है वो 2 महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण आसपास के कुछ प्रसिद्ध स्थानों को लेकर करते हैं, जैसे पर्वत, नदी, समुद्र आदि के सापेक्ष करते हैं, तो उस स्थिति को हम सापेक्षिक स्थिति कहते हैं। जैसे श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, यहाँ श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति भारत के सापेक्ष बताई गई है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सापेक्षिक स्थिति कहते हैं। लेकिन अब कंडीशन इससे थोड़ा सा अलग हो जाता है। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण बिना किसी प्रसिद्ध स्थान जैसे पर्वत, नदी, समुद्र आदि के करते हैं, मतलब कि बिना किसी प्रसिद्ध स्थान के उसका निर्धारण करते हैं, तो उस स्थान को हम वास्तविक स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? वास्तविक स्थिति कहते हैं। और पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखा से किया जाता है, और इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश और हम देशांतर कहते हैं। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इन्हीं रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश और देशांतर। देखिए यहाँ पे आप ये समझिए कि जो पूरी पृथ्वी है, ठीक है ना, जो पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी को जो 2 बराबर हिस्सों में जो रेखा बांटती है, उसे हम विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर कहते हैं। बात समझ में आ रहा है मेरे भाई? यह जो पृथ्वी पर ये जो रेखा खींची गई है, एक काल्पनिक रेखा, यह एक काल्पनिक रेखा है। जो विषुवत रेखा है या जो भूमध्य रेखा है, वह एक काल्पनिक रेखा है। इस तरह की वास्तविक कोई रेखा जमीन पर खींची नहीं गई है। बात क्लियर हो रहा है ना? देखिए, दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी परे है, मतलब जितना इधर का डिस्टेंस है उतना ही इधर का, और एकदम सेंटर में है, ठीक है ना। भूमध्य रेखा के उत्तर में, इस साइड में उत्तर में उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और दक्षिण हिस्से को मेरे भाई दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है ना। बात क्लियर हो रहा है? तो आपने समझ लिया कि उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश है और ये दक्षिणी अक्षांश है। और इस पूरे गोले को मेरे भाई, ये जो पूरा गोला है, पृथ्वी के चारों ओर स्थित इस सभी वृत्तों को
अक्षांश वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? अक्षांश वृत्त कहते हैं। बहुत ध्यान से समझिए, ये जो पूरा गोला है इसको अक्षांश वृत्त कहते हैं। बीच से खींची गई रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, ठीक है ना। उत्तर साइड को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री से हम मापते हैं, यानी यहाँ 0 डिग्री होता है। यहाँ 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है। कितना डिग्री मेरे भाई? 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है। चूंकि भूमध्य रेखा से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की कोणीय दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप 360 डिग्री का हो जाता है। पूरा जो वृत्त है इसका माप कितना हो जाता है मेरे भाई? 360 डिग्री का हो जाता है। बात क्लियर हो रहा है? और इसका 1/4 आप करेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री? 90 डिग्री हो जाता है। बात क्लियर हो रहा है ना? उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। इस प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तर के सभी अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण के सभी अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, समझने वाली बात ये भी है कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं, जो भूमध्य रेखा है उससे, जैसे ये जो भूमध्य रेखा है, जैसे जैसे उत्तर या फिर हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो अक्षांश की जो रेखाएं हैं उसकी लंबाई क्या होती जाती है? घटती जाती है। बात क्लियर हो रहा है? जैसे जैसे भूमध्य रेखा से भी यानी विषुवत वृत्त से हम उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते जाते हैं तो अक्षांश की रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। और अक्षांश की सबसे लंबी रेखा कहाँ होती है मेरे भाई? तो होती है आपके विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा पे अक्षांश की रेखाएं सबसे लंबी होती है। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? इसकी लंबाई कितनी होती है मेरे भाई? तो ध्यान से समझिए, जो भूमध्य रेखा है उसकी लंबाई होती है 40,076 किलोमीटर। कितना होता है? भूमध्य रेखा की लंबाई 40,076 किलोमीटर होता है। इस बात को आपको समझना है। और वहीं पे जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, वहां की जो रेखाएं हैं उसकी लंबाई घट करके कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है मेरे भाई। ये बहुत ध्यान से आप समझिए। उत्तरी अक्षांश, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे सबसे लंबी रेखा होती है, यहाँ पे देखिए, एक बार बहुत ध्यान से समझिए, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ सबसे लंबी रेखा विषुवत वृत्त हो जाती है और जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ बढ़ते जाते हैं, रेखाओं की, अक्षांश के रेखाओं की लंबाई क्या होती है? घटती जाती है। और जब आप उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश, चाहे उत्तरी अक्षांश पे चाहे दक्षिणी अक्षांश पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे घट के जब 90 डिग्री पे आप पहुँचेंगे, 90 डिग्री अक्षांश पे पहुँचेंगे तो यहाँ के जो अक्षांश की रेखाएं हैं उसकी लंबाई घट के क्या हो जाती हैं? 0 हो जाती है मेरे भाई। आप बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके किताब में लिखी हुई हैं, इसको समझ लीजिए। और एक यहाँ पे ये बात कह रहा है कि पूरा जो वृत्त है, अक्षांश वृत्त, ठीक है ना, वो 360 डिग्री है। बात क्लियर हो रहा है? जो विषुवत वृत्त है या भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश पे है। कितने डिग्री अक्षांश पे मेरे भाई? 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री जो अक्षांश है इसको हम क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। फिर वहीं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जब आप जाएंगे, यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जाएंगे मेरे भाई, तो इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ है मेरे भाई? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। कितना? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। वहीं पे अगर हम बात करें मकर रेखा की, तो 23.5 डिग्री जब आप दक्षिणी अक्षांश की तरफ यहाँ आएंगे तो यहाँ पे मकर रेखा आप पाएंगे। कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे मकर रेखा पाएंगे। फिर जब आप उत्तरी अक्षांश की तरफ 66.5 डिग्री चलेंगे यहाँ पे मेरे भाई, तो आपको एक रेखा मिलेगी जिसका नाम है आर्कटिक वृत्त यानी आर्कटिक रेखा। और वहीं पे दक्षिणी ध्रुव में जब आप दक्षिणी अक्षांश में जाएंगे 66.5 डिग्री, तो आपको जो रेखा मिलेगी उसका नाम है आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है ना? क्या नाम है भाई उसका? अंटार्कटिक वृत्त नाम है। 66.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश पे आर्कटिक रेखा मिलेगा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे आपको अंटार्कटिक वृत्त मिलेगा मेरे भाई। ये बहुत ध्यान से, बहुत आराम से इसको समझिए आप। तो ये रहे आपके
अक्षांश के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको जानना जरूरी है। पर फिर से रिवीजन के फॉर्मेट में अगर हम देखें इसको, तो 0 डिग्री अक्षांश पे विषुववृत्त रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे मकर रेखा है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे आर्कटिक वृत्त है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे अंटार्कटिक वृत्त है। ये बात आपको समझ लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे साथियों, यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर करिए वीडियो को, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए इसको भी जान लेना जरूरी है क्या कि एक एक अंश के अंतराल पे, अगर हम एक एक अंश के अंतराल पे अगर अक्षांश पे रेखाएं खींचते हैं तो मानचित्र पे कुल 181 रेखाएं खींची जा सकती हैं। उत्तरी अक्षांश में 90 रेखाएं और वहीं दक्षिणी अक्षांश में भी कितनी रेखाएं खींची जाएंगी? 90 रेखाएं। आइए अब हम देशांतर को समझते हैं। हम लोगों ने अक्षांश को तो समझ लिया, अब हम देशांतर को समझेंगे। पृथ्वी पर किसी भी स्थान या बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अलावा कुछ और भी जानकारियां जानी जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और पीलीभीत शहर लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। इनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि यह स्थान दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली किसी मानक रेखा के पूर्व या पश्चिम में कितनी दूरी पर है। ठीक है ना। देखिए आपको ये तो समझ नहीं आया होगा, लेकिन बहुत आराम से हम आपको समझाते हैं, उसको समझिए। देखिए होता क्या है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली किसी मानक रेखा के पूर्व या पश्चिम कितनी दूरी पर है, ठीक है ना, उसे ही हम देशांतर रेखा कहते हैं। उनके बीच की दूरी को हम किससे मापते हैं? अंश में मापते हैं। और ये रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई ऊर्ध्व वृत्ताकार होती हैं, और इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः कम हो जाती हैं। ठीक है ना। और ध्रुवों पर इनकी बीच की दूरी 0 हो जाती हैं और ये रेखाएं एक बिंदु पर मिल जाती हैं, जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाया गया है। ध्यान से देखिए, ठीक है ना। देखिए किसी भी बिंदु के चारों ओर अधिकतम 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है ना। यदि 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं को खींचा जाए तो ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखाएं होंगी। अक्षांश वृत्तों के विपरीत सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाई थी। ठीक है ना। इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जो लंदन के करीब जो ग्रीनविच जगह है, ठीक है ना, लंदन के करीब जो ग्रीनविच नामक स्थान है, वहीं स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर माना जाएगा और यही प्रधान देशांतर कहलाएगा। ठीक है ना। यह प्रधान या म्योत्तर होगी। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसे कौन सी रेखा कहते हैं मेरे भाई? ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जो कहाँ है? लंदन के निकट स्थित है। पृथ्वी पर इस रेखा के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर पर, पृथ्वी के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। बात आपको समझना है। 0 डिग्री से पूर्व दिशा में 180 डिग्री तक देशांतरों को पूर्वी देशांतर कहते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार 0 डिग्री से लेकर के पश्चिम में 180 डिग्री तक देशांतरों को हम पश्चिम देशांतर कहते हैं। पृथ्वी पर 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखाएं एक ही हैं। इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा एक ही है। ये दोनों रेखाएं मिलकर पृथ्वी के परितः एक वृत्त बनाती हैं जो दोनों ध्रुवों से होकर जाता है। बात क्लियर हो रहा है? देखिए जो पृथ्वी है अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किधर से किधर घूमती है मेरे भाई? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है। अतः प्रधान याम्योत्तर से पूर्व याम्योत्तर पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से आगे तथा पश्चिम के याम्योत्तर पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से पीछे होगा। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है। पृथ्वी की घूर्णन गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा है। कितना मेरे भाई? 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा। तो फिर 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। मतलब 4 मिनट में 1 डिग्री हमारी पृथ्वी घूम रही है। बात क्लियर हो रहा है? देखिए
देखिए, समय के मानक को समझिए। जैसे कई देशांतरों को पार करने वाली रेलगाड़ी की समय सारणी बनाना। जैसे हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी सीमा के बीच बात कर रहे हैं हम हिंदुस्तान की, ठीक है ना। हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी सीमा के बीच लगभग 290 देशांतर विस्तार है। अगर 290 की हम बात करें और एक अगर 4 मिनट का 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतराल है, तो लगभग दोनों मतलब हमारे ही हिंदुस्तान में, भारत में, एक पूरब से पश्चिम दिशा में, दोनों में समय का अंतराल लगभग 2 घंटे का हो जाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए एक केंद्रीय मानक समय रेखा हो, इसके लिए इस मानक समय रेखा को स्थानीय समय को सारे देश का समय माना जाए, ठीक है ना। और हमारे देश में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक यानी माध्यम रेखा माना गया है, और इस रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, ठीक है ना। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। अर्थात जब ग्रीनविच रेखा पर दिन के 12 बजेंगे तो उस समय भारत की घड़ी में 5:30 हो रहे होंगे। बात समझ में आ रहा है। पूरे विश्व को मानक समय के आधार पर समय कटिबंधों में बांटा गया है। संपूर्ण विश्व को 30 मिनट की समयावधि अथवा 7.5 डिग्री देशांतरीय विस्तार के आधार पर समय कटिबंध में बांटा जाता है, ठीक है ना। हमें लगता है समय वाला डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप बताइएगा कमेंट करके, हम ज़रूर डिटेल में उसको आपको बहुत आसानी से समझा देंगे। मुझे लगता है कि शायद आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं फिर भी आया है तो कमेंट करिएगा, हम डिटेल में आपको 5-7 मिनट का एक वीडियो बना के समझा देंगे। देखिए, अब कुछ ज़रूरी बातें हैं उसे जान लीजिए। विषुववृत्त धरातल पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीचों बीच 0 अंश का काल्पनिक एक वृत्त होता है जिसे विषुववृत्त कहते हैं। ये विषुववृत्त है। कर्क वृत्त जो कहाँ होता है, 23.5 डिग्री पे होता है उत्तर में। कहाँ होता है? उत्तरी गोलार्ध में विषुववृत्त से 230 कोणीय दूरी पर, यानी कितना, 23.5 डिग्री पे। मकर रेखा आपके दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे। आर्कटिक वृत्त उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पे, और अंटार्कटिक वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पे। यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये रहे आज के आपके महत्वपूर्ण जो भी बन सकते थे इस पाठ से, वो महत्वपूर्ण प्रश्न रहे, आपको पढ़ाया गया, समझाया गया। अब आगे हम लोग इसी किताब का पार्ट 4 यानी चैप्टर 4 करने वाले हैं, जिसमें पृथ्वी की गतियों को हम समझेंगे। अगर आपको ये पार्ट समझ आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर आपको ये लग रहा हो कि हमको ये हिस्सा समझ नहीं आया तो आप कमेंट करिए, मैं डिटेल में 5-7-10 मिनट लगेगा एक बढ़िया वीडियो आपके लिए बेसिक से बना दूंगा, समझा दूंगा। बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।